तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है संडे और आपको पता है संडे को हमारे वीडियो नहीं आते हैं। तो आपके कुछ क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने ले लिए और कुछ पॉजिटिव कमेंट भी थे वो भी मैंने ले लिए। तो ये अंतेश मीणा जी हैं, तो इन्होंने एक अच्छा सा कमेंट लिखा था, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आपके सारे वीडियो बहुत अच्छे हैं, मुझे इनसे कुछ सीखने को मिल जाता है। और साथ ही आप जो वीडियो के बीच बीच में जब भी कुछ कहती हैं तो मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं आपके सभी वीडियो देखती हूँ। आशा मीणा है ये। और आपकी इतनी मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा मीणा जी, थैंक यू सो मच इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है बीच बीच में बोलने की आदत तो मेरी है। कई लोग शिकायत भी करते हैं कि मैडम वीडियो बड़ा हो जाता है इनसे, तो फिर भी बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता है। तो इतने प्यारा सा कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। और अच्छे से इतना अच्छा सपोर्ट बनाए रखने के लिए भी थैंक यू सो मच। और जब तक ठीक है मेरे में हिम्मत है, जब तक वीडियो आते रहेंगे, आई होप कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ तो लाती रहूँ। दिन के 2 नहीं तो 1 वीडियो तो आपके लिए लाती रहूँ। बिकॉज स्कूल शुरू होने वाली है और शुरू हो गई है एक्चुअली। तो शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है दोस्तों। 2 वीडियो शायद लाना पॉसिबल नहीं हो, तो एक वीडियो मुझे एक वीडियो मुझे मिस करना पड़ेगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि दिन का एक वीडियो लाना भी मतलब उसके पीछे भी बहुत मेहनत लगती है। अब आप लोग तो मतलब तुरंत कमेंट कर देते हो, मैडम मानवाधिकार वाला मुद्दा वीडियो नहीं आया, मैडम ये नहीं आया, आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। लेकिन मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। एक आप में से बहुत सारी बार एक कमेंट आ रहा था नेट जीरो एमिशन पे भी वीडियो बनाई है, तो मैंने वो भी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके रख रखा है, जो भी मुझे अच्छे लगते हैं। अब दिन में कम से कम भी 5-7 क्वेश्चन आते हैं, है ना। एक सब्सक्राइबर 5-5 6-6 भेज देता है कहीं कहीं, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता ना मेरे लिए कि मैं सारी चीज़ों के वीडियो बना दूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ और आप लोगों तक पहुँच जाऊँ। तो देखते हैं आगे, कोशिश रहेगी जब तक मतलब ठीक है, जितना भी मैनेज कर पाऊँगी 2 वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करंट अफेयर्स हटाऊँ या आंसर राइटिंग हटाऊँ, बिकॉज करंट अफेयर्स भी बहुत ज़रूरी है और आंसर राइटिंग भी मुझे ऐसे लग रहा है बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। देखते हैं, या तो मतलब इस तरह से कर लेंगे कि करंट अफेयर डेली आ जाए और जो आंसर राइटिंग है वो वीक में 2 या 3 दिन आ जाए, या फिर देखते हैं। और चलो पहले कमेंट पढ़ते हैं फिर। नेमा राम जी ने कमेंट किया है, क्या कोई सवाल कंसेप्ट से संबंधित हो तो उत्तर पूरा लिखना पड़ता है क्या? लाइक एग्जाम्पल के लिए राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को समझाइए। अब दोस्तों पहली बात यही होती है कि मेंस में जब हम आंसर लिखने बैठते हैं या उससे पहले जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उस आंसर को क्वेश्चन को समझे पहले। इसलिए कि टाइम चाहे कम हो, लेकिन उस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए और एग्जैक्ट पढ़िए कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो क्या हमसे सिर्फ राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया पूछ रहा है, क्या राष्ट्रपति के चुनाव में कमियां पूछ रहा है, क्या राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में सुधार पूछ रहा है? अगर सिर्फ प्रक्रिया पूछ रहा है और क्वेश्चन है 10 नंबर का, तो ओब्वियसली हमें सारी प्रक्रिया समझानी पड़ेगी कि भाई अल्पसंख्यक निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है, एक एक जो एमएलए है उसका चुनाव कोटा इस प्रकार से निकालते हैं, एमपी है उसका इस प्रकार से निकालते हैं, और इस तरह से मतों का रोटेशन होता है कि पहली गणना होती है मतों की, उसमें बहुमत नहीं मिलता है, दूसरी गणना होती है। लेकिन इसी को तो मेंटेन करना है 100 शब्दों में हमको, है ना। तो मुझे पता है प्रणाली बहुत बड़ी है, लेकिन 100 शब्दों में मेंटेन करना है। तो बिल्कुल अगर राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया पूछी है तो हमें ये सारी चीज़ें उसमें बतानी होंगी। हमारे पास 1.5 पेज होंगे लगभग, और ये सारी चीज़ें हमें बतानी होंगी। लेकिन क्वेश्चन को समझिए। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में पाई जाने वाली प्रमुख खामियां बताते हुए आप उसमें सुधार के उपाय बताइए, तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से शुरू करेंगे कि वर्तमान में राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन के लिए अल्पसंख्यक चुनाव निर्वाचन प्रणाली ये वाली अपनाई जाती है, और फिर इसमें निम्न प्रकार की खामियां पाई जाती हैं। उसमें फिर हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे इतना बड़ा कि ये वाली, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1.25 और 1.5 पेज है वहाँ पे, और कहने को 100 शब्द है। 100 शब्द मतलब 10 लाइन होती है, कहने को 100 शब्द, लेकिन 10 लाइन का 1 पेज मान के चलो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी चौड़ी चौड़ी सी लाइंस होती हैं। तो 1 पेज और थोड़ा सा वो और दे देते हैं, 4-5 लाइन अपन को और दे देते हैं, तो 1.5 पेज मान के चलो। 1.5 पेज में अब आपको
थोड़ी सी चुनाव प्रक्रिया का नाम लिख देना है कि ये वाली चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसमें निम्न प्रकार की खामियां हैं, फिर डायरेक्ट पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5 ऐसे मत लिखो कि निम्न खामियां हैं और फिर उसका भी पूरा पैराग्राफ बन दिया। भाई टाइम ही नहीं मिलता है एग्जामिनर को इतना कि वो इतने कंसेप्ट पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। डायरेक्ट लिखो ना आप, खामी नंबर 1, कमी 2, कमी 3, कमी 4, फिर निम्न हम सॉल्यूशन बता सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे बताओ, है ना। क्योंकि उन लोगों के पास में हमारे जैसे बहुत सारे लोगों की कॉपियाँ होती है, जितना सटीक आंसर हम लिखेंगे, साफ लिखेंगे, स्वच्छ लिखेंगे, उतना ही उन लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, तो दोस्तों कंसेप्ट जहाँ पे क्लियर करवाया है वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे कंसेप्ट नहीं पूछ रहा है, कुछ और पूछ रहा है, तो वहाँ पे वही लिखना पड़ेगा, है ना। ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा है हमें आंसर की प्रकृति, क्वेश्चन की प्रकृति समझने की, क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, एक ये ओम प्रकाश जी कुमावत है, इन्होंने कहा है मैम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट के लिए कोई बुक सजेस्ट करो प्लीज़, मुझे केवल इसी पार्ट में प्रॉब्लम है। तो ओम प्रकाश जी, मैं आपको क्या बुक सजेस्ट करूं, मैंने आपको बताया भी था। जैसे मैंने बुक्स वाला जो वीडियो बनाया ना, उसमें पूरा मैंने बताया भी था कि मैंने कोई भी नोट्स नहीं, कोई भी बुक्स नहीं पढ़ी है साइंस और टेक के लिए। यकीन मानिए कभी खरीदी ही नहीं है साइंस एंड टेक के लिए बुक, है ना। अब साइंस एंड टेक पढ़ेंगे कहाँ से दोस्तों? प्रतियोगिता दर्पण आती है, प्रतियोगिता दर्पण में एक पार्ट आता है साइंस एंड टेक का, वहाँ से ले लीजिए आप साइंस एंड टेक के क्वेश्चन, है ना। जैसे कि अभी आपकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, तो अभी से एक एक प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, या फिर दृष्टि की मैगजीन आती है, बड़ी शानदार आती है, दोनों ही अच्छी आती है ना, तो दोनों ले लीजिए। उसमें साइंस एंड टेक का पोर्शन अलग से देते हैं 3-4 पेज, तो वहाँ से देख लीजिए ना क्या क्या साइंस एंड टेक में नया हुआ है। वहाँ से जो भी आपको लग रहा है कि ये पूछा जा सकता है, उसको आप अलग कॉपी में एक उतार लीजिए, है ना। फिर करंट अफेयर्स जैसे हम पढ़ते तो उसमें साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आ रहा है, वो अलग से ले लीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके एक कॉपी तो आप वो बना लीजिए। दूसरा, अगर आपको ज़रूरत लगती है, कई बार तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन प्री में पुराना पूछ लिया जाए कि भाई हमारा जो INGP प्रोग्राम है कब शुरू हुआ था, है ना, तो इंडियन मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसे तो उसके लिए दोस्तों आप, है ना, टोक फटक जाइए जयपुर में और किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए, या फिर आपका दोस्त वगैरह कोई भी अगर RAS की कोचिंग ले रहा है तो उसके पास में नोट्स ले लीजिए, कोचिंग नोट्स खरीद लीजिए आप। वैसे भी मार्केट में जाके, छोटे शहरों में तो नहीं मिलेंगे, जयपुर में ही मिलेंगे, वहाँ पे जाके आप कोचिंग के नोट्स खरीद लीजिए कि भैया साइंस एंड टेक के नोट्स दे दो RAS के लिए। उसमें से मतलब आपकी बिल्कुल ही, मतलब आपके पास कुछ ही नहीं है साइंस एंड टेक में पढ़ने के लिए, किताबों में मत टाइम वेस्ट कीजिए, क्योंकि नहीं, पुरानी चीज़ें नहीं इतनी किताबों में से पूछी जाती है ना, तो इतना नहीं पूछा जाएगा कि मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन हो सकता है जो पुरानी चीज़ों में से आ जाए, तो उसके लिए आप कहीं से भी कोई भी नोट्स ले लीजिए। अगर दोस्त वगैरह कोई है तो उससे ले लीजिए, एक चीज़ के नोट्स तो दे ही देंगे ना, तो वहाँ से ले लीजिए। या फिर भी आपको लगता है ना, तो ऑनलाइन चैनल बहुत सारे हैं RAS के लिए, तो उसमें कोई भी साइंस एंड टेक पढ़ा रहा है ना, वहाँ पे से नोट्स मतलब उससे कलेक्ट कर लीजिए, वहाँ से बना लीजिए। कोई भी एक चैनल फॉलो कर लीजिए जो साइंस एंड टेक पढ़ा रहा है ना, उसमें से बना लीजिए। मैंने पर्सनली कोई किताब पढ़ी नहीं है, तो दोस्तों अगर मैंने नहीं पढ़ी तो मैं आपको सजेस्ट कैसे करूँ, है ना। मैं वही चीज़ें सजेस्ट कर रही हूँ जो मैंने यूज़ में ली है। मैं लोगों की सुन के नहीं कर रही कि भाई उसने ये बोला था, उसने ये बोला था, तो मैं वही चीज़ें सजेस्ट करूँगी जो मैंने करी है। तो मैंने नहीं पढ़ी है कोई। एक छोटी सी कोचिंग, जब मैं शुरू में 2015 में मैंने RAS की तैयारी शुरू करी थी ना, तो एक छोटी सी कोचिंग ज्वाइन करी थी, तो उन कोचिंग वालों ने पढ़ाया था साइंस एंड टेक, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाते थे उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा जोर देते थे 2015 में कि बहुत क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक में से। तो उन्होंने मतलब ऐसे पॉइंट वाइज सारी चीज़ें पढ़ाई थी कि कब से इंडिया में मिसाइल डेवलपमेंट शुरू हुआ, मिसाइल्स कितने प्रकार की होती है ना, पनडुब्बियाँ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ाई थी। तो मैंने तो हमेशा से वही नोट्स पढ़े थे, वो भी एक बेसिक नज़र बस उन पर डालती थी, बाकी साइंस एंड टेक के करंट ही पढ़ती थी मैं। तो ऐसे ही कोई छोटी मोटी कोचिंग के भी नोट्स मिले या फिर ऑनलाइन मिल जाए तो वहाँ से आप ले लीजिए। ठीक है, बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वाले पोर्शन पे, आई थिंक। मैडम PDF दे दिया करो। हाँ दोस्तों, इसीलिए स्पेशल मैंने ये वीडियो बनाया है कि PDF जो वाली बात है, राकेश छिपा जी ये बोल रहे हैं, छिपा सॉरी तो PDF के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है द सक्सेस के नाम से। कल का जो वीडियो है उस पर मैंने उसका लिंक भी दे दिया है टेलीग्राम चैनल का, तो आप लोग वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए। अब मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मैंने अपना टेलीग्राम अकाउंट बना रखा था और मैंने क्या किया कि मुझे लगा यही चैनल होता होगा, इस पर ही आप लोग शायद
फॉलो कर लो, मतलब नहीं, पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आया कैसे कनेक्ट हो जाओगे। मैं यहाँ पे ग्रुप बना के PDF प्रोवाइड करा दूँगी। तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का शेयर मतलब आपसे शेयर कर दिया लिंक, और फिर वहाँ पे एक लड़का आप में से ही मैसेज कर रहा है कि ये तो पर्सनल अकाउंट है, ये कोई चैनल नहीं है। तो मुझे इतना मतलब खुद की बेवकूफ़ी पर हंसी आएगी यार, मैं क्या कर रही हूँ। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च करके भाई टेलीग्राम चैनल कैसे बनाते हैं, तो मैंने एक चैनल क्रिएट कर लिया मेरे वाले अकाउंट से ही, द सक्सेस के नाम से ही है। तो ऐसे शायद ना मिले, लेकिन मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया। कल का जो वीडियो था ना, कौन सा, हाँ कल सुबह का जो वीडियो था करंट अफेयर्स का, 5 जून का, करंट अफेयर्स का नहीं, 5 जून का जो सुबह का क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो था, उस वाले वीडियो के नीचे मैंने ये लिंक प्रोवाइड करवा दिया टेलीग्राम का, और आज अभी और करवा दूंगी टेलीग्राम का। इस वाले चैनल के नीचे भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। चैनल आप फॉलो कर लीजिए। अब मैं डेली की PDF वहाँ दे दिया करूँगी, ठीक है। वैसे मैं देना नहीं चाहती थी आप लोगों को PDF, लेकिन फिर भी आप लोग रिक्वेस्ट करियो कि PDF चाहिए ही। मैं चाहती थी कि आप हाथ से नोट्स बनाओ, हाथ से लिखो, इतनी सी चीज़। 1 घंटे की तो बात है दोस्तों, आधी आधी घंटे दोनों वीडियोज़ में मान लो, तो 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हो, बट ठीक है। फिर भी आप लोगों को चाहिए तो मैं नीचे प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके नीचे लिंक दे दूंगी टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी। और वो क्या हुआ, टेलीग्राम चैनल मेरे मतलब उन्होंने खुद ने ही अपना एक लिंक दिया है, मैं अपने चैनल का लिंक उसमें नहीं डाल पाई। आगे थोड़ा सा सेटिंग वगैरह जैसे मुझे समझ में आएंगी वो कर लूँगी। तो उस लिंक के नाम से, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप चैनल पे पहुंच जाओगे, वहाँ पे फॉलो कर लेना। वहाँ पे डेली की दोनों वीडियोज़ की PDF मैं आपको दे दूँगी, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, हाँ PDF डाउनलोड हो रही है या नहीं हो रही है, आप उसी चैनल पे पहुँच रहे हो या नहीं पहुँच रहे हो, है ना। सारी चीज़ें मुझे बता देना, परफेक्ट है ना, नहीं है तो फिर से कुछ करूँगी किसी से पूछ के, ठीक है। यही सेम कमेंट है, टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर लो, वहाँ मैसेज कन्वे करने में भी आसानी रहेगी और फाइल्स भी शेयर हो जाया करेंगे। बिल्कुल सही बात है श्याम सैनी जी, थैंक यू। क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है, चैनल वैनल मतलब कुछ भी बहुत सारी बार प्रॉब्लम्स हो जाती है। कई बार मैंने बहुत सारे चैनल्स को जो जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उनके चैनल कई बार यूट्यूब बंद कर देता है या फिर सस्पेंड कर देता है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर अपने टेलीग्राम, और किसी किसी का हैक भी हो जाता है, तो टेलीग्राम चैनल 2-3 चीज़ों पे और जगह अपन ऐड रहते हैं, तो मैं उनके माध्यम से आपको मैसेज कन्वे कर पाऊँगी कि कुछ भविष्य में ना हो, भगवान करे ऐसी दिक्कत, बट हो जाए तो कम से कम मैं आपको मैसेज तो दे पाऊँगी ना वहाँ से। तो जो भी इधर के सब्सक्राइबर हैं वो चैनल भी फॉलो कर लीजिए। डेली PDF मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी। और 1-2 चीज़ों के लिए और मैंने टेलीग्राम चैनल बनाए, वो आपके कमेंट्स में मैं बताऊँगी, देखना आगे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आता है। हेलो मैम, मानसिक मनीषा नागर जी है, आपके मेंस में कितने मार्क्स आए हैं। तो मतलब बहुत आता है। तो दोस्तों ये क्या बोलूँ मैं, कि मेंस के मार्क्स नहीं दिखाते हैं। जो लोग फेल हो जाते हैं मेंस में उनके मार्क्स शो हुए हैं, जो लोग पास हुए हैं मेंस में उनके मार्क्स नहीं दिखाते। बिकॉज दोस्तों, आप अगर RAS की तैयारी कर रहे हो तो इतनी छोटी छोटी सी बातें आपको पता होनी चाहिए कि अगर मेंस के मार्क्स दिखा देंगे ना हमें, तो फिर हम क्यों तैयारी करेंगे। मान लो कि मेरे मेंस में अभी 345 पे पास हुए, मेरे 450 नंबर है, मान लो मेंस में 415 नंबर है, मैं क्यों इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करूँगी। मुझे लगता है पास तो वैसे ही हो जाऊँगी यार, इतने नंबर थोड़े ना किसी के होंगे। और एक बंदे के नंबर है 346 ही, है ना। तो वो वैसे ही तैयारी नहीं करेगा कि मैं कितना भी कर लूँ पास तो होऊंगा नहीं, है ना। 346 में से कितने एक ले आऊँगा मैं इंटरव्यू में। तो इसलिए दोस्तों, जो लोग भी पास हुए हैं उनके मेंस के नंबर नहीं शो करते हैं, हमारे सिर्फ प्री के नंबर शो हुए हैं। बिकॉज प्री के नंबर का कोई मतलब नहीं होता है आगे, क्योंकि प्री सिर्फ पास करने के लिए होती है। प्री के नंबर मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। लेकिन जो मेंस के नंबर हैं और इंटरव्यू के नंबर हैं, दोनों जुड़ के RAS में मेरिट बनती है। इसलिए RAS में दोस्तों मेंस के नंबर अभी नहीं शो होंगे। जब हम पास फेल हमारा जो भी हो जाएगा ना, उसके बाद में रिजल्ट आएगा, उस दिन भी शो नहीं होंगे। उसके कुछ दिन बाद में RPSC की साइट पे आएंगे, तब मैं आपको बता दूंगी कि मेरे कितने नंबर मेंस में, कितने प्री में और कितने इंटरव्यू में। तीनों की मैं आपको PDF मतलब शो ही कर दूंगी, स्क्रीनशॉट लेके शो कर दूंगी। क्योंकि अभी मैं अगर बोलूँगी मेरे प्री में इतने आए थे, मेंस में इतने आए थे, तो आपको लगेगा कि या तो मैं झूठ बोल रही हूँ जो भी है, या फिर ऐसे सोचो कि ठीक है इतने ही आए हैं। तो वो उस टाइम पे पता चल जाएगा, है ना। जब मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इंटरव्यू के बाद में, तब मैं आपसे शेयर करूँगी तीनों चीज़ों के नंबर की, कौन सी स्टेज पे मेरे कितने नंबर आए हैं। और हाँ, वो भी शेयर करूँगी कि पहले मेरे प्री में कितने नंबर थे, क्योंकि अभी तो मुझे प्री का ही पता है। इस बार का मेंस का मुझे नहीं पता कितना आया है, क्योंकि इतना पता है बस 345 से ज़्यादा है, क्योंकि 345 पासिंग मार्क थे।
कट ऑफ थी, उससे ज़्यादा है, लेकिन आगे नहीं पता है कितने हैं, और मैं गैस भी नहीं कर सकती कि मेरे कितने हैं, है ना। तो वो सब नहीं पता है, वो सब मैं बाद में शेयर करूँगी। और ये भी बताऊँगी कि ठीक है, अभी नहीं पता फाइनल कि मैं इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ये ज़रूर बता दूँगी कि पिछली बार मेंस में इतने थे क्योंकि मैं 318 नंबर पे फेल हुई हूँ पहले, है ना। तो पिछली बार जैसे कि इतने थे और इस बार इतने हैं, और मतलब 345 तो है ही, है ना, 345 तो है ही है। ये पिछली नहीं, पिछली से पिछली बार की बात है। पिछली बार का रिज़ल्ट तो मेरा, वो आपको कभी बाद में स्टोरी सुनाऊंगी। तो ये चीज़ें कि जब उस टाइम शायद 324-25 कुछ पे पास हुए थे 2015 वाली वैकेंसी में, उस टाइम की बात है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगी ये सारी चीज़ें, इनके लिए डिटेल्ड वीडियो अलग से बना दूंगी। एक बार आरएस वाली जर्नी, फेल पास वाला जो भी है वो पूरा हो जाए, उसके बाद में वो सारी बातें करेंगे। तो डाउनलोड नहीं हो रहा, तो दोस्तों वो उसमें मेल में प्रॉब्लम है। आप लोग क्या करते हो कि जब मैंने पीडीएफ शेयर किया था ना, तो जैसे आप लोग कोई भी वो पीडीएफ ओपन करना चाहते हो ना, तो मेरे यहाँ पे मेल आता है और मेरे से ना परमिशन मांगता है कि क्या आप परमिशन देना चाहते हो। अब मैंने बहुत सारे सेटिंग्स छेड़ ली, लेकिन टेक्निकल नॉलेज मुझे इतना है ही नहीं, मैं मतलब एक एक बंदे को परमिशन देना पड़ता है। अब जो पीडीएफ मैंने शेयर किया है ना, आप में से कम भी 70-80 बच्चों ने उस पीडीएफ को खोलने की कोशिश करी है, और मेरे पास वो अब सबके मेल आए हैं, है ना। और फिर मैंने एक एक बंदे को परमिशन दी है कि हाँ व्यूवर के लिए अलाउ करो, अलाउ असेस करना पड़ता है मुझे, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से दोस्तों इतना मेरे से हो नहीं पाएगा। मैंने सेटिंग्स भी बदलने की कोशिश करी, लेकिन हुआ ही नहीं, तो इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल बना लिया, लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी इसके नीचे भी, आप लोग ज्वाइन कर लेना, डेली पीडीएफ वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये थैंक यू बोला है, तो थैंक यू आरएस के नाम से जिन्होंने अकाउंट बना रखा है। ये मीनाक्षी शर्मा जी है, मैम प्रभावी उत्तर लेखन, इसमें बहुत सारे नए पॉइंट्स मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू मीनाक्षी जी। और ये सुनीता लोहिया जी हैं, हेलो मैम, एक क्वेश्चन है मेंस के लिए, हम आंसर लिख तो लेते हैं पर उसका चेक कैसे करें, समझ में नहीं आता। कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन नहीं करी हुई है, प्लीज़ आप कैसे आंसर लिखती थी और कुछ बताइए, और हमें भी। दोस्तों सेम एक ऐसा मैसेज ये जो मीनाक्षी जी है, हाँ ये मीनाक्षी शायद इनका ही था, मेल आया था मेरे पास में स्पेशल। तो ये कह रहे थे कि ये जो इनकी प्रॉब्लम है ना, कि जैसे मैं आपसे बोलती हूँ कि आप अपने अलावा भी घर पे भी ट्राई किया कीजिए आंसर लिखना, तो ये भी सुनीता लोहिया जी भी ये कह रही है कि आंसर तो लिख लेते हैं मैम, लेकिन हमें पता नहीं चलता वो आंसर हमने अच्छा लिखा या बुरा लिखा। अब चेक किससे करवाएं वो भी समझ में नहीं आता। बात भी बिल्कुल ठीक है। सेम ये मीनाक्षी जी ने भी बोला कि मैम मतलब ये मीनाक्षी जी 2 बार मेंस दे चुके हैं, लेकिन इनका मेंस क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। तो मतलब इंटेलिजेंट है ऑब्वियसली, तभी तो प्री पास किए, क्योंकि मैं कहती हूँ प्री ज़्यादा हार्ड होती है, मेंस इतनी हार्ड नहीं होती। बस मेंस में थोड़ा सा हमें टाइम मैनेजमेंट और थोड़ा सा आंसर शैली अपनी सुधारनी पड़ती है। तो दोस्तों दोनों दोनों की ही बात है कि अब क्या किया जाए। अब ये मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह से आप लोगों की मदद करूं। मीनाक्षी जी ने लिखा, इन्होंने तो ये लिखा है, उनके मेल का मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गई, वो मेल था ये, तो मैंने कमेंट बॉक्स में से आप सबके कमेंट किया है। तो मीनाक्षी जी ने मेल में लिखा था कि मैम मैंने 2 बार मेंस दिया है, 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, प्री हमेशा पास कर लेती हूँ अच्छे नंबर से, लेकिन मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मैम प्लीज़ आप ना कोई टेस्ट सीरीज चला दीजिए जिसमें हम आप क्वेश्चन दीजिए, हम आंसर लिखेंगे, आप चाहे तो उसके लिए चार्ज भी कर सकती है, ये उन्होंने लिखा है, ठीक है। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ आपकी हालत और सिचुएशन की, बिल्कुल ज़रूरत होती है हमें एक गाइड की, कि हम एक आंसर लिख रहे हैं तो हमें कोई बताने वाला होना चाहिए कि हम कैसे क्या लिखें, है ना। तो दोस्तों मेरे अब इस चीज़ का सॉल्यूशन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ठीक है, अगर मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज चलाती भी हूँ आंसर राइटिंग के लिए, कि ठीक है मैं आपको आंसर दे रही हूँ, 5 क्वेश्चन दे रही हूँ, 5 आंसर, तो मैं उसको चेक किस तरह से करूँ, मतलब कहाँ से करूँ। बिकॉज अपन एक मैं आपको एक कॉपी तो दूँ ना कि आप कॉपी में लिख के आंसर दिखा रहे हो, तो फिर मेरे पास वो भी नहीं है सॉल्यूशन कि मैं आपको घर घर पे पीडीएफ ये भेज दूँ कॉपी, और उसमें आप आंसर लिख के भेज रहे हो, इतना सब कुछ भी नहीं है। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। आई थिंक कि हम ऐसा कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन, या फिर जैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप करते हैं, तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिया, ठीक है, जैसे हम लोग कर रहे हैं वो तो ठीक है। फिर एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिया, उसके आंसर आप लोग उस ग्रुप पे सब लोग, क्योंकि शायद होता होगा ना टेलीग्राम पे, आप भी मैसेज कर सकते होंगे, आई थिंक सभी कर सकते होंगे उस पर, तो जो मैंने चैनल बनाया है, तो वहाँ पे आप लोग अपने अपने सारे
आंसर लिख के भेज सकते हैं, है ना। फिर आप इतने सारे लोग, तो हम कम से कम भी 200 लोग तो हैं ही दोस्तों जो डेली के वीडियोस देख रहे हैं और डेली मतलब यूज़फुल भी लग रहा है लोगों को। तो उसमें से जितने भी उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा कुछ इनिशिएटिव अपन कर सकते हैं कि जितने भी हम लोग पार्टिसिपेशन चाहते हैं उसमें उतने लोग डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। जैसे एक क्वेश्चन मैंने डेली का दे दिया, ठीक है, और उस एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लिखना है। फिर आप सब लोग अपने अपने आंसर उस ग्रुप पे सेंड कर रहे हो, है ना। तो फिर क्या होता है, इतने सारे लोग अगर आपस में ही चेक कर रहे हैं, जैसे मैं तो छोड़िए, अगर आपस में ही आप सब चेक कर रहे हैं ना, तो आप सब लोगों को पता चल जाएगा। एक दूसरे के आंसर देखेंगे, यार इसने कितना अच्छा लिखा है, अरे हाँ ये वाला पॉइंट तो मैंने ऐड ही नहीं किया था, इसने ऐड किया है, ये वाला बेस्ट है ना। और बहुत सारे लोगों की आंसर शैली बहुत शानदार होती है, बहुत सारे लोगों की थोड़ी कमज़ोर होती है। तो एक दूसरे को देख के भी तो सीख सकते हैं ना अपन। तो क्या हम ऐसा करें कि एक ग्रुप बनाए, टेलीग्राम मतलब चैनल है जो, उस पर शायद मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इतनी टेक्निकल फॉरवर्ड नहीं हूँ, आप बताइएगा, उस पर आप लोग मैसेज भेज सकते हो ना। तो क्या वहाँ पे ऐसा हो सकता है, या फिर टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज नहीं भेज सकते, तो क्या फेसबुक पेज बनाऊँ क्या मैं? फेसबुक पेज पर बना लूँ एक अपन सब लोगों का, और फेसबुक पेज पर जैसे मैं डेली का एक आंसर दे रही हूँ और उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, आप सब लोग आंसर भेज रहे हैं, है ना। और फिर आपस में भी चेक कर रहे हैं, और जितना मुझे टाइम लगता है उतना मैं भी चेक कर लूँगी, और मैं भी बता दूँगी कि इस आंसर को हम इस तरह से और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन दोस्तों आप ही बताइएगा। कि मीनाक्षी जी ने बोला टेस्ट सीरीज ही चला दीजिए। अब मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बताइए कैसे चलाऊँ मैं मतलब मेरे दिमाग, मैंने बहुत सोचा कि सही तो बोल रहे हैं ये लोग, लेकिन मैं चलाऊँ कैसे, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया नहीं। तो प्लीज़ आप लोग सजेस्ट कीजिएगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से अपन एक टेस्ट सीरीज चला सकते हैं ना। तो आप लोग बताइएगा वो चीज़। ये मुक्ता राव जी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन रजनी मैम, आई सा फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑन योर चैनल फॉर 9th में करंट अफेयर्स वीडियो, योर कमर्शियलाइजेशन स्टार्टेड में गॉड लिव्स ह्यूज सक्सेस। तो थैंक यू मुक्ता राव, ये सच में फर्स्ट मैसेज था जिसने किसी ने मुझे बताया कि मेरे चैनल पे एड्स आना शुरू हो गए हैं। मुझे पहले नहीं पता था कि मैंने मोनेटाइज जस्ट किया ही था, और शायद पहला ऐड इन्होंने ही देखा और इन्होंने मैसेज किया। मुझे बहुत 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 खुशी हुई। मैंने और लोगों को भी बोला था कि आप लोग भी बताइएगा ऐड आया, आप लोगों ने किसी ने बताया ही नहीं ऐड आया नहीं आया, क्योंकि मैं अपने वीडियो खुद खोल कर नहीं देख सकती हूँ। ये कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती हैं यूट्यूब की, तो खुद नहीं मैं अपना प्रचार प्रचार कर सकती हूँ, ना ही अपने जो जिस लोकेशन पर रह रही हूँ मम्मी पापा के मोबाइल से भी नहीं देख सकती। इसमें कुछ पॉलिसीज़ होती हैं यूट्यूब की। तो आप लोगों ने किसी ने बताया ही नहीं कि ऐड वगैरह आने शुरू हो गए क्या, किस तरह के ऐड आ रहे हैं, स्किपेबल आ रहे हैं, नहीं स्किपेबल आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो अर्निंग होती है वो ऐड से ही होती है ना। तो जिस तरह से दोस्तों मैं आपको कहती हूँ कि मैं कभी भी आपसे किसी भी चीज़ का कोई भी पैसा नहीं लूँगी, ये मेरी गारंटी है। चैनल हमेशा फ्री ही रहेगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए हैं। लेकिन दोस्तों चैनल को मैनेज करने के लिए थोड़े बहुत जो इनकम चाहिए है वो अगर होगी तो इस यूट्यूब चैनल से ही होगी। और ये यूट्यूब चैनल दोस्तों जिस अगर थोड़ा बहुत ग्रो करेगा और उससे जो इनकम होगी, मैं आपको मतलब ये बोल सकती हूँ कि वो इनकम भी आप लोगों के लिए, इस चैनल के लिए ही यूज़ होगी। जिस तरह से आप कह रहे हो ना टेस्ट सीरीज चलाइए, तो उससे भी, क्योंकि मेरे पास अभी चैनल के लिए मतलब पर्सनल ही पैसे खर्च करती हूँ, यहाँ से कोई इनकम नहीं होती है। तो अभी शायद साल भर और लगेगा इससे इनकम होने में, वो भी अगर मैं चैनल को ठीक तरह से ले पाऊँगी तो अगर इनकम होती है तो भी इसी को ग्रो करने में यूज़ किया जाएगा। मैं हो सकता है इससे इनकम होगी तभी तो मैं कुछ लैपटॉप खरीद सकूँगी, प्रोजेक्टर वगैरह खरीद सकूँगी, या फिर माइक और आपकी क्वालिटी जो चीज़ों की है और बेहतर कर सकूँगी। तो थोड़ी सी मेरी खुशी में आप भी खुश होइएगा। जिस तरह से मुक्ता राव जी ने मुझे मैसेज किया, आप लोगों में से किसी ने मैसेज नहीं किया तो उसका मुझे बुरा भी लगा। तो थैंक यू मुक्ता जी, आप मेरे फर्स्ट व्यूवर हो जिन्होंने मुझे ये चीज़ बताई। थैंक यू सो मच। ये अंतेश मीना जी ये कह रहे हैं मैडम इंटरव्यू की क्लासेस शुरू कर दो, सिर्फ इंटरव्यू की। और ऐसा ही एक दो बार और आया था, मुक्ता राव जी ने भी बोला था कि मैम सिर्फ इंटरव्यू की क्लासेस शुरू कर दो। तो मैंने करंट अफेयर्स वाला जो वीडियो है वो इंटरव्यू के लिए ही डेडिकेट कर दिया है, जैसे मैंने पहले बोला था। अब सिर्फ इंटरव्यू के क्वेश्चन ही आएंगे, उसमें इंटरव्यू जब तक चलेगा। और इसके अलावा दोस्तों मैं कोशिश करूँगी, मुझे लग रहा है हमें आंसर राइटिंग कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर देनी चाहिए जब तक इंटरव्यू नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होंगे मुझे वो सीरीज भी चलानी है कि आज के इंटरव्यू में किस किस बंदे से क्या क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो 2-3
वीडियो तो दिन के वो हो जाएंगे, तो मैं इतना सारा लेकर नहीं चल पाऊँगी, तो मुझे आंसर राइटिंग तो बंद करनी पड़ेगी कुछ दिन के लिए, तो है ना। और बाकी दोस्तों आपके इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू है ही, और भी दोस्तों मैं कोशिश करूँगी कि बहुत सारी चीज़ें और भी आपके लिए इंटरव्यू के लिए लेके आऊँ। मैं तैयार कर रही हूँ अभी कि मंजू मैम किस तरह के क्वेश्चन पूछती हैं और ये किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं भूपेंद्र सर, है ना। इस तरह की एक मैटर तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ, जल्द ही आपको मिल जाएगा, तो चिंता नहीं कीजिए अंतेश मीणा जी, जितना हो सकेगा उतना मैं आपका साथ देने की कोशिश करूँगी। राहुल देवासी जी ने बोला है, क्योंकि वो जो मैंने कल वीडियो डाला था ना कि 13 को लास्ट इंटरव्यू होगा, तो इन्होंने कहा 13 जुलाई का कि क्या हसीन पल होंगे जब हमारी गुरु रजनी शर्मा जी एक शिक्षिका से एसटीएम साहिबा बन जाएंगी, और 14 जुलाई से हम सब भाइयों की एक अधिकारी की छाँव में हम पल रहे होंगे प्राउडली। तो सुन के तो बहुत खुशी होती है, थैंक यू राहुल जी, सुन के तो सच में इतनी खुशी होती है, लेकिन डर भी बहुत लगता है कि ये जो वर्ड आपने लिखा है सच में बहुत डर लगता है। तो आप इस तरह की आशा मुझसे नहीं रखिए कि मैं शिक्षिका से एसटीएम बन जाऊं। हो सकता है दोस्तों मैं नहीं बनूं, हो सकता है मैं 345 जो हमारे कट ऑफ नंबर है मैं 346 पे ही हूँ, मुझे नहीं पता है। हो सकता है मेरे इंटरव्यू में नंबर कम आए, ज़्यादा आए, मुझे अभी कुछ नहीं पता है। तो ये उम्मीदों से डर भी बहुत लगता है मुझे। खुद को लगता है कि मैंने रिवील तो कर दिया कि मैं मेंस पास कर ली, मैंने इंटरव्यू दे दिया, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं आपके सामने किस तरह से आऊँगी, फिर मैं किस तरह से सारी दुनिया को फेस कर पाऊँगी। हालांकि मेरे पास अभी बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा चैनल है, लेकिन फिर भी दोस्तों थोड़ा सा डर लगता है इन सब चीज़ों से। तो आपकी बधाइयों के लिए तो थैंक यू, लेकिन दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव जर्नी है, चलती रहेगी। तो अगर मतलब रिज़ल्ट नेगेटिव भी आता है तो भी अपना प्यार और साथ यूँ ही बनाए रखिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारी दुनिया में सबको सब चीज़ें मिली। हो सकता है मेरी लाइफ में किस्मत में लिखी हो, नहीं लिखी हो, मैंने अपनी तरफ से देना था उतना 100% दे दिया। बाकी ठीक है, अगर मिलेगी तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिलेगी तो दोस्तों आप लोगों को सिखाने के लिए ज़िंदगी में संघर्ष बहुत किया है, तो बहुत सारे सबक बहुत मिल गए हैं, है ना, एक्सपीरियंस बहुत मिल गया है, तो वो सब ज़रूर शेयर करते रहूँगे आपके साथ में। ये मुक्ता राव जी पे बोल रहे हैं इंटरव्यू की तैयारी शुरू करवाओ, तो इसका जवाब मैंने दे ही दिया है। और इन्होंने पूछा है कि ओटीटी, ये कौन है, विवेक रूहेला जी है, इन्होंने कहा है कि हॉबी है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज़ लिखना, तो इसको किस तरह से प्रिपेयर करें। तो इनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, जिनकी भी हॉबी ओटीटी वगैरह है, तो मैंने जो इंटरव्यू वाला जो प्लेलिस्ट बना रखी है मेरी कि इंटरव्यू में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप एक बार वो प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए। मैंने एक दिन के 4-4 5-5 इंटरव्यू डाले हुए हैं, उसमें से बहुत सारे जनों की आपको हॉबी मिलेगी ओटीटी। तो बहुत 2-2 3-3 मिनट की वीडियो है दोस्तों, आप तो ऐसे आगे फॉरवर्ड कर करके भी देखोगे ना, 1 मिनट लगेगी एक वीडियो को खोलने में, और शुरू में ही पता चल जाता है कि हॉबी इसकी क्या है ना। जिसकी भी हॉबी आपको ओटीटी मिल रही है ना, उसका बस उसका इंटरव्यू देख लीजिए, आपको 4-5 बंदे मिलेंगे जिनकी हॉबी ओटीटी और वेब सीरीज़ देखना है ना। तो वहाँ से आप क्वेश्चन लीजिए, वही क्वेश्चन जो उनसे पूछे गए हैं ना, वही क्वेश्चन सेम आपसे पूछे जाएंगे। इसीलिए तो मैंने वो सीरीज चलाई है क्योंकि एक मेंबर कितना डिफरेंस क्वेश्चन पूछ सकता है। मेंबर तो 7 ही है ना यूपीएससी में, मैंने 7 मेंबर के क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, हर एक दिन के, हर एक मतलब दिन के कम से कम भी 8-8 लोगों के क्वेश्चन आपको बताए हैं कि इससे ये पूछा गया, इससे ये पूछा गया। तो वो इसीलिए तो है ना कि आपकी हॉबी उनसे मिलती जुलती है, तो आप तैयार कीजिए वहाँ से। तो आप प्लीज़ इंटरव्यू क्वेश्चन, आरएएस इंटरव्यू क्वेश्चंस में वाली प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मई का कंबाइंड वीडियो दोस्तों, मैंने वादा किया था मैं कंबाइंड वीडियो बना दूंगी, बट लॉकडाउन नहीं खुला है, मेरे पास एक भी मैगज़ीन नहीं है। मैं कंबाइंड वीडियो जो मुझे बनाना था वो मैं मैगज़ीन्स में से ही बनाती, कि राजस्थान की 2-3 मैगज़ीन खरीद लेती और उनमें से दोस्तों क्वेश्चन तैयार करके, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सच्ची बताती हूँ, अपने मन से कहाँ से बनाऊँगी। तो दोस्तों बिकॉज़ मैं जयपुर जा ही नहीं पाई हूँ, तो और मतलब जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पर मिलना पॉसिबल भी नहीं है, और अभी तो शायद जयपुर में भी जस्ट अभी लॉकडाउन खुल ही रहा है, तो आया भी नहीं होगा मैटर भी। तो और अभी वैसे भी इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है दोस्तों, तो पहले से चैनल पे बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मई जून, अगर जून में सब नॉर्मल हो जाएगा तो उस टाइम पे दोस्तों कंबाइंड बना दूंगी मैं दोनों महीनों के। इस महीने पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास मैटर भी नहीं है और टाइम भी नहीं है ना, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मई और जून के महीने में जब मेरे पास मैटर अवेलेबल होगा तो ज़रूर मैं इस पर वीडियो बना दूँगी। और हाँ, ये राहुल शुक्ला जी का मैसेज है, मैम मेरी 21 एज है, 21 साल, और मैंने बीएससी किया हुआ है और अभी बीएड फर्स्ट ईयर में हूँ। बीएससी करके ये बीएड कर रहे हैं और अभी आरएएस की तैयारी कर रहा हूँ, और ऐसा लगता है कि इस प्रोसेस बहुत लंबी चलेगी, पहले कोई जॉब
लग जाए जैसे कि टीचर की कोई तो अच्छा रहे है, ये कन्फ्यूज़न माइंड में हमेशा चलता रहता है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आरएस नहीं हुआ तो 6 ईयर लग जाएंगे, तब तक कोई और जॉब नहीं लगी तो बेरोजगार रह जाएंगे और किसी और एग्ज़ाम की तैयारी के जैसे सेकंड ग्रेड टीचर या फिर कोई और है आरएएस की तैयारी प्रॉपरली करें तो आरएएस की तैयारी प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो आप प्लीज़ एक बार ये क्लियर कर दें कि हमें आरएएस के साथ में कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई मैम। इनका कहने का बेसिकली मतलब ये है कि इनकी बीएससी हो चुकी है और ये बीएड कर रहे हैं और ये आरएएस की तैयारी करना चाहते हैं। और इसके साथ ही इनको डर भी है कि अगर आरएएस फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो हो सकता है कि सेकंड वैकेंसी आने में और ये सब जैसे हमें लगा है 4-5-6 साल लग जाएं। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। मैं जैसे जो गलती मैंने करी थी, मैंने पहले बीएड ही नहीं करी थी, तो वो आपको कभी नहीं बोलूँगी कि आप वो गलती करें। अपने पास में सेकेंड ऑप्शन रखें और वो बीएड एक अच्छा ऑप्शन है आरएएस वालों के लिए, ठीक है। अब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करता हूँ तो आरएएस के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आपके पास नहीं है। अभी जो वैकेंसी आने वाली है वो है सिर्फ और सिर्फ आरएएस, है ना। तो अगर आप जिस दिन आरएएस की तैयारी कर रहे हो ना दोस्तों, तो आरएएस की प्री के लिए और मेंस के लिए जब आपकी तैयारी होगी तो आपका जो जीके है वो इतना शानदार हो जाएगा, इतना शानदार हो जाएगा कि रीट जैसी एग्ज़ाम है ना, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से उसमें। मैं बार बार कह रही हूँ, रीट में सिर्फ हमें जो आप हिंदी इंग्लिश ले रहे हो वो हिंदी इंग्लिश ही पढ़नी पड़ेगी और थोड़ी सी साइकोलॉजी, है ना, वैसे ही निकल जाएगी, क्योंकि मेरी भी ऐसे ही निकली थी, ठीक है। तो अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो इस टाइम दोस्तों, सिर्फ आपके पास में आरएएस ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बीएड आपने करी है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट वाली जो वैकेंसी है अभी वो अगर फॉर्म लगा दिया है, क्योंकि आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो तो वो लगा नहीं होगा, तो अभी ये वैकेंसीज आने में हो सकता है 1-1.5 साल लग जाए। इतने दिन आप आरएएस की तैयारी कीजिए। लेकिन अगर वैकेंसी निकलती है तो बिल्कुल आप उस चीज़ की भी तैयारी कीजिए। लेकिन अगर उस टाइम पे आप मेंस दे रहे हो तो नहीं आपको सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है। उस टाइम पे तो सिर्फ आपको, अगर आपके मतलब आरएएस के प्रोसेस में हो, आरएएस 2 महीने बाद में है तो सिर्फ आपको आरएएस की करनी है। लेकिन मान लीजिए अभी आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो और आरएएस की अभी वैकेंसी भी नहीं आई है और बीच में अगर कोई और वैकेंसी निकलती है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड, तो बिल्कुल आप तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर आपके पास में वैकेंसी आती है तो पहले नौकरी लगी है। मैं बार बार कह रही हूँ कि आरएएस का जो सफ़र है, जो मैंने चुना था रास्ता कि सिर्फ आरएएस ही बनना है, उसने बहुत मेरी मतलब बहुत ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया। कि तो इसलिए मैं बोल रही हूँ सिर्फ एक आरएएस को ही मकसद नहीं बनाए। ये बहुत अच्छा होगा कि आपके पास में पहले और कोई जॉब हो फिर आरएएस की तैयारी करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी दोस्तों, अभी का जो टाइम चल रहा है उसमें और कोई वैकेंसी ही नहीं है। कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है तो मुझे नहीं लगता आरएएस की तैयारी करने वाले कांस्टेबल की वैकेंसी दे रहे होंगे। और अगर दे भी रहे हैं ना, क्योंकि जॉब होती है और आजकल सरकारी नौकरी पाना बहुत बड़ी चीज़ है ना। अगर आप कांस्टेबल वाली तो दोस्तों आरएएस की प्री की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें बिना पढ़े निकल जाएगी 100%, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर देखे हैं ना। तो आरएएस की तैयारी कर रहे हो, छोटी मोटी चीज़ तो आपकी ऐसे ही निकल जाएगी। रही बात सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की, उसमें आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड नहीं है, इसलिए अभी सिर्फ और सिर्फ आरएएस पे ही ध्यान दीजिए। लेकिन अगर बीच में ऐसी वैकेंसी निकलती है तो अगर आरएएस का कोई चरण आपका चल रहा है, जैसे कि आप मेंस पास करके इंटरव्यू दे रहे हो, फिर प्री पास करके मेंस दे रहे हो, तो उसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरी फर्स्ट बार में नहीं निकली तो आपकी भी फर्स्ट बार में नहीं निकलेगी। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट बार में निकालते हैं। तो आप सिर्फ आरएएस पर ही जोर देना। लेकिन हाँ, आरएएस हो चुकी है और उसके बाद में वैकेंसी निकली है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, तो आप बिल्कुल उनकी तैयारी करना और ज़रूर पहले वो ही वैकेंसी देना और उनको क्लियर करना। अगर आपके हाथ में एक जॉब होगी तो आपका जो लेवल है कॉन्फिडेंस का वो बहुत ऊपर होगा उन लोगों से जो कि बेरोज़गार हैं, है ना। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर छोटी नौकरी भी लेने की तो बिल्कुल लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान भी दीजिएगा, तैयारी भी कीजिएगा। लेकिन बस उस दौर में मत लीजिएगा जब आपका आरएएस की एक प्रोसेस चल रही है कि आरएएस की वैकेंसी मतलब प्री की एग्ज़ाम को 2 महीने ही बचे हैं, बीच में सेकंड ग्रेड की तैयारी करने लग गए। बिल्कुल नहीं। अगर आरएएस की करनी है तो उस टाइम तो आरएएस की करनी होगी, क्योंकि आरएएस अपना भाई टाइम मांगती है ना। लेकिन अगर उसके बाद में थोड़ा सा खाली टाइम है, आरएएस की वैकेंसी जैसे आपने मेंस दे दी और उसके बाद में वैकेंसी निकल रही है रीट की या फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की, तो बुरी तरह लग जाइए उसमें तब। क्योंकि इंटरव्यू के लिए आप अगर दिन के 5 घंटे 4 घंटे भी निकालते हो ना तो भी इंटरव्यू तो उसमें हो जाएगा। 3 घंटे पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा, हाँ। तो
अगर उस टाइम पे निकलती है तो दे दीजिए, लेकिन प्री दे चुके हो, मेंस दे रहे हो, उस टाइम पे वैकेंसी निकलती है तो बिल्कुल भ्रमित मत होना, तो मेंस ही देनी है, बिकॉज ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये भी फिर से नहीं मिलेगी। लेकिन जहाँ तक जॉब सिक्योरिटी की बात है, कोई भी वैकेंसी हो बीच में, और अगर आपको लगता है, मैं बार बार कह रही हूँ, रीट जैसी वैकेंसी, कांस्टेबल और ये छोटे मोटे जो बैंकिंग की जो डी ग्रेड या सी ग्रेड की वैकेंसी होती है ना, आई होप कि ये मतलब आपके लिए जीके बहुत इजी होगी। मतलब अगर आपने आरएएस की प्रॉपर तैयारी करी है तो ये ठीक ठाक से निकल जाएंगे आपके लिए। थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा तैयारी कर लोगे इसमें तो वो वैसे ही साथ साथ में निकल जाएंगे, ठीक है। तो आरएएस की तैयारी में दम लगा दीजिए। अगर नहीं होता है आरएएस में और आपको लग रहा है कि आपकी एज कंज्यूम हो रही है तो फिर आप छोटी मोटी और जॉब लेना शुरू कर दीजिए। और अगर भर्ती के बीच में भी कोई दूसरी चीज़ निकलती है और आपकी मेंस हो चुकी है, इंटरव्यू बाकी है सिर्फ, तो आप उस चीज़ में लग जाइए, नई वाली जो वैकेंसी निकली है। क्योंकि इंटरव्यू तो आप साथ साथ भी दे दोगे, लेकिन अगर आपको जॉब मिल गई इंटरव्यू से पहले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके क्वेश्चन आंसर। तो आई होप कि मैंने सबको ठीक से सेटिस्फाई किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज संडे था तो मैंने डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को सही लगा होगा। मैंने जो सजेशन मांगे हैं उनके जो सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि क्या करना है, कैसे चलना है। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।